नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सहायक प्राध्यापक कुलदीप कुमार, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय चमोकला, कुरुक्षेत्र। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो अगली कविता है फागुन की शाम, उसका अध्ययन करेंगे। फागुन की शाम जो कविता है उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है। उस पर संक्षिप्त रूप से बात करने से पहले हम उस कविता को सुनते हैं। फागुन की शाम, घाट के रस्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। मुझे पुकारे, ताना मारे, भर आई आखड़ियां, उन्मन ये फागुन की शाम है। घाट की सीढ़ी तोड़ तोड़ कर बन तुलसा उगाई, झुरमुट से छन चल पर पड़ती सूरज की परछाई। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, यहीं बैठकर कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको, घर में कितना काम है। इस सीढ़ी पर यहीं जहां पर लगी हुई है काई, फिसल पड़ी थी मैं, फिर बाहों में कितना शर्माई। यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊंगी अब, जाने क्या करने लगता मन। लेकिन तब तो कभी न हमने तुमने पल भर बनती, तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम है। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले। ज्यों सोते में किसी विशैली नागिन ने हो काटा, मेरे संग संग अक्सर चौंक चक उठता सन्नाटा। पर फिर भी मैं कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से, कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है। ये फागुन की शाम है, ये फागुन की शाम है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने उनकी कविता को सुना। फागुन की शाम डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक महत्वपूर्ण कविता मानी गई है, जिसमें कविता में या कवि ने प्रकृति का वर्णन करते हुए पक्षियों के सौंदर्य का भी वर्णन किया है, और इसके साथ साथ कवि ने अपने जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियों की भी अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि घाट के रास्ते में एक वट वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर एक पीले रंग की चिड़िया बैठी हुई है। उस चिड़िया का नाम कवि को याद नहीं है, एक अच्छा सा नाम देता है। वह चिड़िया उसे पुकारती है, ताना मारती है, जिससे कवि की आँखों में आंसू छलक आते हैं, क्योंकि ये फागुन की शाम बड़ी विचित्र है, उदास है। कवि फिर कहता है इस कविता में कि घाट की सीढ़ी को तोड़कर एक जंगली तुलसी पौधा
वो गाया है, पेड़ों के झुंडों से सूरज की जो परछाई है, किरणें हैं, वो पानी पर पड़ रही है और बांसों की टहनियों में से ऐसे दिखाई दे रही है जैसे तोते के पंख दिखाई दे रहे हो। इस कविता के अंदर वो अपनी एक माँ का भी प्रसंग लेकर आता है। कहता है कि मेरी माँ की रामायण की पुस्तक को बछड़ा खा गया था। तब माँ कहने लगे, चलो अच्छा है, छोड़ो, मुझे घर में बहुत सारा काम भी करना है। इसके साथ साथ वह एक प्रसंग ये भी लेकर आता है अपनी प्रिया का, और उस प्रसंग को याद करता है जब वो सीढ़ी पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उसकी जो नायिका है वो फिसल कर कवि के बाहों में गिर पड़ी थी। जैसे वो उसके बाहों में गिरती है, कवि उसके हाथों के कंगनों को तोड़ देता है। तब वह प्रिया उस कवि से कहती है कि मैं दोबारा इस स्थान पर नहीं आऊँगी। वो उसका स्वयं वर्णन करता है। फिर इसी कविता के अंदर अंत में कवि अपने प्रिया के विरह को भी दर्शाता है। तो हम इस कविता के अंदर पढ़ते हैं कि घाट के रास्ते उस बसोट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। जब कवि या प्रेमी और प्रेमिका अर्थात कवि और उसकी जो प्रिया जब दोनों साथ में थे, तो नदी के घाट पर वो जाते थे। तो कुछ दिनों तक वे जाते नहीं हैं। फिर एक दिन कवि जाता है तो कहता है कि घाट के रास्ते उस बसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। एक बार क्या है, उस घाट के रास्ते से जो कवि है वो गुजर रहा था। वहाँ एक वट का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक पीले रंग की चिड़िया बैठी हुई थी। कवि को उस चिड़िया का नाम याद नहीं है, तो इसलिए वो एक नाम देता है उसे, अच्छा सा नाम देता है उस चिड़िया को। मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए आंखड़ियाँ उन्मन, ये फागुन की शाम है। तो जैसे ही कवि उस वट वृक्ष के पास से गुजरता है, वह चिड़िया चहचहाती है, पुकारती है, उसे ताना मारती है और मानो यह कह रही हो कि अब तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते हो। यानी कि जब तुम और तुम्हारी प्रिया, तुम दोनों साथ थे तो तुम हर रोज़ आते थे, लेकिन अब तुम क्यों नहीं आते हो। तो कवि है, भावुक हो उठता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचमुच ये फागुन की जो शाम है वो बड़ी ही उदास थी। तो कहने का मतलब ये है, कवि यहाँ इस कविता में अपने मन की जो पुरानी यादें हैं, उन यादों को याद करता है, स्मरण करता है उसका। तो यहाँ कवि ने एक पक्षी के सौंदर्य का भी वर्णन करते हुए अपने बीते हुए कल को वो याद करता है। घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर बन तुलसा उगाई, झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी, आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है।
तो यहाँ कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए फिर से अपने जीवन की निजी अनुभूतियों पर प्रकाश डालता है और प्रकृति का वर्णन करते हुए पुनः कहता है कि घाट की सीढ़ियों को तोड़कर एक जंगली तुलसी का पौधा उगाया था जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। दूसरी ओर वृक्षों के झुंडों से छनकर सूर्य की जो परछाई है वह पानी पर पड़ रही है। बांसों की हिलती हुई टहनियों पर सूर्य की किरणें ऐसे दिखाई दे रही हैं मानो वहाँ पर तोते के पंख हों, अर्थात बांसों में से छनकर निकलती हुई किरणें तोते के पंख जैसी हरी हरी दिखाई दे रही थी। फिर नायिका अपने प्रिय से कहती है कि यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। कहती है कि इसी स्थान पर बैठकर, यानी अर्थात इसी घाट की सीढ़ियों पर बैठकर मैं तुमसे कथनीय और अकथनीय, यानी अर्थात कहने योग्य और न कहने योग्य बातें किया करती थी। आज खा गया बछड़ा माँ के रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। कवि इस कविता में अपनी माँ के प्रसंग की भी चर्चा करता है। वो कहता है कि आज बछड़ा रामायण की पुस्तक को खा गया, तब माँ ने ये देखकर कहा चलो कोई बात नहीं है, मुझे घर में बहुत सारे काम करने हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन पंक्तियों के अंदर भी कवि है वो प्रकृति का वर्णन करता है और साथ साथ में अपने जीवन की निजी जो अनुभूतियाँ हैं उन अनुभूतियों का भी वर्णन करता है। इस सीढ़ी पर यहीं जहाँ पर लगी हुई है काई फिसल पड़ी थी मैं, फिर बाहों में कितना शर्माई, यही ने तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊँ या अब जाने क्या करने लगता मन। इस सीढ़ी पर यहीं जहाँ पर लगी हुई है काई फिसल पड़ी थी मैं, फिर बाहों में कितना शर्माई। तो यहाँ जो कवि है अपने प्रिय के प्रसंग की चर्चा करता है जो कवि को पुरानी याद दिलाती है। तो कहती है कि इस सीढ़ी पर जहाँ पर काई घास उगाई है कि एक बार मैं फिसल गई थी, तब तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और उस समय मैं बहुत शर्माई थी। यही ने तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊँगी अब जाने क्या करने लगता मन। केवल यही बात याद करने योग्य नहीं है, स्मरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि यहीं पर उस दिन तुमने मेरे हाथों का एक कंगन तोड़ भी दिया था। उस समय मेरे मन में न जाने क्या क्या विचार उठने लगे थे और मैं कहती थी कि अब इस स्थान पर कभी नहीं आऊँगी। लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर बनती, तुम कहती थी जिसे छाँ है, मैं कहती थी घाम है। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले, ज्यों सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा, मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा। लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर बनती। कवि उस वट वृक्ष या घाट के रास्ते से गुजर रहा है तो उसे अपने प्रिया के साथ बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। तो प्रिया उसे कहती थी कि उस समय अर्थात जब हम साथ साथ थे, वहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, तो हम दोनों के बीच में हमारी नहीं बनती थी।
पल भर के लिए भी नहीं बनती थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि न तो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती थी और न ही तुम समझते थे। तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम है। उदाहरण के लिए या उदाहरण के रूप में जिसे तुम छाया कहते थे उसे मैं धूप कहते थे। तो उस समय हमारे मन आपस में पल भर के लिए भी नहीं बनती थी। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े शिकारे कोयल ऐसे बोले। अब जो कवि है वह अपने प्रिय के विरह का वर्णन करता है। उसकी प्रिया कहती है कि प्रियतम के बिना सब सूना सूना लगता है, कि ये जो भाग्यहीन नींद है वो वह सपने में भटकती रहती है। कभी कभी तो ऐसा दिन आता है कि सवेरे सवेरे कोयल इस प्रकार से बोलती है कि नींद में किसी जहरीली नागिन ने काट लिया हो। ज्यों सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा, मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा। नायिका फिर कहती है कि मेरे साथ साथ शूनापन भी मुझे बार बार चौंक उठाता है। अर्थात इससे मेरे मन के अंदर बड़ी बेचैनी हो जाती है। परंतु पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ, इस डर से कहीं न कोई कह दे कुछ ये ऋतु इतनी बदनाम है, ये फागुन की शाम है। तो नायिका फिर कहती है कि मेरे साथ साथ सुन्नापन भी बार बार चौंक उठता है, जिससे मेरा मन बड़ा ही बेचैन हो जाता है। परंतु मैं इस डर के कारण कभी भी कुछ व्यक्त नहीं कर पाती, कहीं मुझे कोई कुछ कह न दे, इसलिए मैं कुछ भी व्यक्त नहीं करती हूँ। क्योंकि फागुन की ऋतु बहुत ही बदनाम है। यह प्रेमी लोगों के मन में बार बार प्रेम भावनाओं को उत्पन्न करती है, इसलिए ये फागुन की शाम बड़ी विचित्र है। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया। प्रकृति के वर्णन के साथ साथ पक्षियों के सौंदर्य का भी वर्णन किया और उन दोनों के साथ साथ अपने निजी जीवन के जो अनुभव हैं, अभिव्यक्तियां हैं, उनको भी अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।